डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सांगरिया पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको लगातार यूनिट्स में पढ़ा रहा था मानव बस्ती यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट, और इसमें हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्ती। और ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत हम टॉपिक में पढ़ चुके थे उनके प्रकार, प्रतिरूप, और अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक था जिसका नाम है ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक और समस्याएं। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं वो प्रभावित करने वाले कारक, दोनों टॉपिक हैं। आपको बस ये समझना है ये टॉपिक जो है इसका अर्थ बिल्कुल एक ही है, बस उसके अगर उसके कमियों के रूप में दर्शाएंगे तो वो होगी उसकी समस्याएं, और अगर उसे हम प्रॉफिट या फायदे के रूप में देखें कि व्यक्ति उससे आकर्षित होता है तो वह उसके होंगे प्रभावित करने वाले कारक। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब लाइन क्या कहती है कि अगर ग्रामीण बस्ती कहीं पर बस रही है या लोग किसी स्थान पर बसते हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। अब इसे आप प्राचीन तौर पे समझें कि जब मनुष्य बंदर के रूप में था और एपी, और उसके बाद में मनुष्य वन मानुष, मैंने आपको गत वीडियो में समझाया है, वन मानुष के तौर पर रहना उसने शुरू किया। वह गुफाओं में रहने लगा, झोंपड़ियां बना के रहने लगा। आज भी अफ्रीका जैसे महाद्वीप के अंदर या भारत के जो अबूझमाड़ के प्रदेश हैं उनमें भी बहुत सारी आदिवासी जनजातियां बिल्कुल प्राचीन तरीके से रहती हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे नवीनतम खोजी गई जो जाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप पर है, वो तो बिल्कुल मानवीय जो हमारी समानता बिल्कुल उससे भिन्न है। तो इसमें वन मानुष तौर पे रहता था, उसने बसना शुरू कर दिया था। हमने पढ़ा था मानव बस्ती का मतलब यह है कि एक स्थायी रूप से बसी हुई बस्ती को हम क्या कहते हैं, मानव बस्ती। तो इसको प्रभावित करने वाले मुख्य क्या होगा, जैसे हम सोचें हम किसी स्थान पर रहना चाहें तो वहां हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे जलापूर्ति। जलापूर्ति मतलब वहां हमारे लिए पीने का पानी होना आवश्यक है। उसके बाद नंबर 2 हम क्या देखेंगे, भूमि, यानी वहां पर कृषि भूमि, उपजाऊ मैदान होना चाहिए, है ना, यानी उपजाऊ मृदा होनी चाहिए या वहां खेती कर सकें। जैसे मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि वहां पर व्यक्ति एक ही स्थान पर रहने लग गया, कुछ बीजों को उसने बोया, फिर वहां पर खेती शुरू कर दी। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है। फिर आता है नंबर 3 उच्च भूमि क्षेत्र, मतलब मान लीजिए कहीं पर नदी बहती है, उसके किनारे पर बाढ़ आएगी तो वो उच्च स्थानों पर रहते हैं, जैसे कोई पर्वतीय भाग है उसमें वो व्यक्ति रहे तो उसे कहेंगे उच्च भूमि क्षेत्र। चौथा जो है, अगर हम वहां रहेंगे तो हमारा जो घर है वह किसी न किसी से बना हुआ होगा। जैसे अगर हम मान लें पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो वह बांस, घास फूस आदि से मकान का निर्माण किया जाता है। जैसे हम हमारे यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ पर मकान जो है वह पक्की व कच्ची बस्तियों के रूप में होते हैं जिनमें पत्थर का इस्तेमाल, इसके अलावा जो सीमेंट है जैसे नवीन युग में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे। तो इसमें आएगा भवन निर्माण सामग्री, कि भवन का यानी मकान किससे बन रहा है, भवन निर्माण सामग्री। ओके। फिर व्यक्ति प्राचीन काल में गुफाओं वगैरह में रहता था तो वहां उसे सेफ्टी चाहिए होती थी जंगली जानवरों से, जैसे उनसे आग का आविष्कार किया या गुफाओं में रहता था तो प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लग जाना, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाना, इन सब से उसकी सुरक्षा होती थी। तो अगली जो टॉपिक आता हुआ था सुरक्षा, और इसका जो लास्ट टॉपिक है, जैसे वर्तमान में लोग क्या चाहते हैं वो देखते हैं कि उसे सुनियोजित बस्तियां, मतलब वेल प्लानिंग, जैसे गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कॉलोनी उसमें आवास बना करके देती है, पेयजल की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स, विद्यालय और एयरपोर्ट से नजदीक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो व्यक्ति उससे आकर्षित होकर कि मान लीजिए वहां पर स्विमिंग पूल्स है या वहां प्ले ग्राउंड्स है, मंदिर है, एटसेट्रा, ये सब चीजें व्यक्ति देख करके आकर्षित होता है और जगह पर बसता है। तो इसके अंतर्गत हम देखें जलापूर्ति जो टॉपिक है उसको समझें तो आपको पता है कि प्राचीन काल से ही, मतलब प्राचीन सभ्यताएं कहाँ हुई, नदियों के किनारे यानी नदी घाटियों में। जैसे आप जानते हैं
कौन कौन सी? जैसे हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वो किसके किनारे हुई? सिंधु नदी के किनारे। इसके अलावा हम कहें कि मिस्र की सभ्यता या नील नदी घाटी सभ्यता, नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे। और इसी प्रकार से गणेश्वर, आहड़, आयड़, ये सब सभ्यताएं भी नदियों के किनारे हुई हैं। और वर्तमान में भी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जमाव या घनत्व कहाँ पाया जाता है? वह जल क्षेत्रों के निकट पाया जाता है। प्राचीन काल में और वर्तमान में भी जिन जगहों पर गांव या शहर बसे हुए हैं वहां पर जल स्रोत होते हैं, जैसे कि गांव में तालाब इत्यादि होते हैं, या शहर जो है वो नदियों के किनारे होते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जिस प्रकार से दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, और आगरा मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, और इलाहाबाद जो है वो त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। इसी प्रकार बड़े बड़े नगर, जैसे अगर कोलकाता है तो वह भी गंगा नदी जो उसके किनारे पर स्थित है। यानी बड़े बड़े नगर पेयजल आपूर्ति, यानी व्यक्ति की सबसे परम दूसरी आवश्यकता जो है वह जल है, और सबसे प्रथम जो है हवा। हवा से वो कुछ क्षण, और जल के बिना वो कुछ घंटों ही जीवित रह सकता है। तो इस प्रकार प्राचीन सभ्यताएं जो है जलापूर्ति को ही मुख्य रूप से उससे प्रभावित थी, और व्यक्ति कहाँ रहते थे? नदियों या जल स्रोतों के किनारे। अब वैसे भी इसमें आपने एक वर्ड सुना हो या आपकी बुक्स के अंदर आएगा कि जो मैदान होते हैं, मैदान या नदी घाटियां, वह सभ्यताओं का पालना कहलाती हैं। सभ्यताओं का पालना मतलब जैसे एक छोटा बच्चा पालने के अंदर झूल करके बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से सारी सभ्यताएं भी जल स्रोतों के निकट विकसित होती हैं। फिर दूसरा टॉपिक आता है इसमें भूमि या मृदा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैदान कैसा हो? समतल हो, तो वहां पर व्यक्ति आराम से खेती कर सकता है। आवागमन परिवहन बहुत आसान होता है। भवन निर्माण, जैसे आप खुद सोचे, अगर हमारा घर 4 मंजिल का है तो हम चौथी मंजिल पर, हमें मान लीजिए प्रथम तल पर रहते हैं, और अगर हमें चौथी मंजिल पर जाना पड़े तो हम शायद दिन में एक आध बार जाएं, और हो सकता है महीनों में भी कभी जरूरत ना पड़े तो न जाएं। जबकि समतल भाग होता है उस पर हम लगातार कितनी भी दूर आ जा सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च भागों पर आना जाना मुश्किल होता है। तो व्यक्ति ने प्रायोरिटी या प्राथमिकता किसे दी? तो उन्होंने दी थी समतल भूमि को, क्यों? यहाँ खेती करना आसान होता है, परिवहन आसान होता है। तो इसी प्रकार उन स्थानों में जनसंख्या जमाव ज्यादा पाया जाता है जहां पर भूमि उपजाऊ हो। जैसे हम देखें कि दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान या घना बसा हुआ, यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो है गंगा और सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसके अंदर। फिर आता है उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र मैंने आपको बताया कि जहां पर बाढ़ आती है, मान लीजिए, या नदियों का जल है, या सुरक्षा की दृष्टि से वो भाग नीचा है, तो वहां पर लोग नहीं रहते। इसलिए आज भी वन प्रदेशों में, जैसे असम या पश्चिम बंगाल के डेल्टा इलाकों में जो लोग रहते हैं वह बांसों के ऊपर मचान बना करके या पेड़ों के ऊपर अपना आवास बनाकर रहते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा प्रदान होती है। फिर आता है भवन निर्माण सामग्री। ये भी बहुत साधारण है कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की दशा या जलवायु होती है उसी प्रकार का वहां भवन बनाए जाते हैं। जैसे हम देखें हमारे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर ग्रीष्म का माहौल रहता है, मतलब वहां पर जैसे गर्मी वगैरह ज्यादा पड़ती है, तो उसमें क्या होगा कि व्यक्ति ऐसी झोपड़ी वगैरह बनाकर रखेगा और उनमें रहेगा। इसके अलावा जैसे जो क्षेत्र हैं जहां पर बर्फ वगैरह ज्यादा पड़ती है, जैसे हम देखें एस्किमो जनजाति के लोग साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया में रहते हैं, तो वो इग्लू बना करके रहते हैं, जिससे वह बर्फ से बच सकें या ज्यादा ठंड जो पड़ती है उससे बच सकें, यानी व्यक्ति उसी रूप से ढल जाता है। फिर इसके बाद आता है सुरक्षा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने बस्तियों का निर्माण इसीलिए किया और वह समूह में इसीलिए रहने लगा क्योंकि उसे सुरक्षा मिल सके। जैसे हम देखें कि अगर कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर दे, जैसे गिर के जंगल है, तो गिर के जंगल के अंदर जो वहां पे पशुचारक जनजाति की या जाति के लोग रहते हैं, वह कांटे की बाड़ बना करके उनके अंदर अपने पशुओं को रखते हैं, जिससे वहां पर वह जंगली जीवों से उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और जब समूह में भी रहते हैं तो वहां पर व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है। फिर इसका जो टॉपिक आता है वह है सुनियोजित बस्तियां। वर्तमान में एनक्लेव का मतलब आपने अगर सुना हो तो एनक्लेव का मतलब होता है कि वे बस्तियां, जैसे हमारे यहाँ पर जोधपुर के अंतर्गत आशियाना एनक्लेव वगैरह ऐसी कॉलोनियां बसी हुई हैं प्राइवेट, जिनके अंतर्गत गेट बंद कॉलोनी होती है, यानी उसमें सेफ्टी होती है। फिर पेयजल की आपूर्ति, जैसे पानी की टंकी वगैरह उनकी पर्सनल होती है, तो पीने का पानी उन्हें पर्याप्त रूप से मिल जाता है। देखिए सारे टॉपिक्स इसमें पूरे होते हैं, है ना। और समतल मैदान होता है, पार्क वगैरह होते हैं,
इसके अलावा उच्च भूमि क्षेत्र होता है, यानी चारों तरफ बाउंड्री होती है और वर्षा के जल के भराव की समस्या वगैरह नहीं होती है। फिर आता है भवन निर्माण सामग्री, क्योंकि वो भवन तो ऑलरेडी बना करके देते हैं और सुरक्षा उसके अंदर गार्ड वगैरह होते हैं, तो सुरक्षा भी होती है और वह पूरी तरह से प्लानिंग करके बसाई हुई बस्ती होती है। तो मुख्य तौर पर यही है कि जो बस्ती हैं ग्रामीण बस्ती, उनको प्रभावित करने वाले यह मुख्य कारण है। अब इसके बाद यदि हम छोटा सा चेंजेस करें इसी हेडिंग में कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक की जगह हम लिख दें कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, तो मैं आपको सीधा सिंपल इसको बता दूं। आप देखो समस्याएं क्या है, मतलब जैसे हमसे कोई कहेगा हमें किसी जगह रहना है, मान लीजिए जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं, तो वहां पर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप गांव के तौर पर देखें तो पहला तो होगा पेयजल, देखिए यानी यही पीने के पानी की समस्या, उसमें लिख देंगे पेयजल की समस्या। नंबर 2, इसके बाद दूसरा क्या होगा, जैसे रोजगार, अगर अकाल पड़ गया रोजगार नहीं मिलेगा। नंबर 3, सुरक्षा, फसलों वगैरह को जंगली जानवर चौपट कर सकते हैं, है ना, वर्षा बाढ़ इत्यादि आ सकती है। इसके बाद जैसे उच्च भूमि क्षेत्र नहीं है, सामाजिक संस्कृति नहीं है, भवन निर्माण सामग्री नहीं है, पेयजल के अलावा जो सीवरेज निकासी होती है, मतलब जो घर का अपशिष्ट जल होता है वह नहीं निकल पाता, सीवरेज निकासी की समस्या। जैसे अपन लोग शहर आए, क्यों आए, अपने पेरेंट्स रोजगार के कारण, है ना। इसके बाद वहां चिकित्सा जो है, चिकित्सा की क्या आएगी समस्या। 6, शिक्षा संबंधी समस्या, एजुकेशन, जैसे आपको पढ़ना है अगर ज्यादा तो आपको शहरों में आना पड़ेगा। इस प्रकार से मुख्य तौर पर ग्रामीण बस्तियों में यह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये टॉपिक जो है वो मुख्य तौर पर ग्रामीण बस्ती का था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ग्रामीण बस्ती के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कौन कौन से मॉडल्स हमने पढ़ा था कि जैसे किसी नदी के या सड़क के या किसी हाईवे के किनारे पर अगर कोई कॉलोनी बस जाती है या किसी पर्वतीय घाटी में बस जाती है या नदी के किनारे पर, उसी का प्रतिरूप, जैसे गणित के अंदर ज्यामितीय सेटलमेंट्स जो दिए हुए थे, जैसे त्रिभुजाकार, है ना, जैसे कोई पहाड़ी है या कोई चौराहा है, तो अगर 3 रास्ते निकलते हैं और वहां बसी हुई कॉलोनी हो या सीधी सड़क जा रही है उसके दोनों तरफ बस्तियां बस जाएं, या एक तारा प्रतिरूप, मैंने बता दें एक गांव से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं तो वहां जो बस्तियां बस जाती हैं वो तारा प्रतिरूप कहलाती है। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न आकार की बस्तियां बन जाती हैं। जैसे कोई एक सड़क से दूसरी सड़क आकर मिलती है तिराया, वहां जो बस्ती बसेगी वो कैसी बस्तियां कहलाएंगी, टी आकार प्रतिरूप। और अगर किसी सड़क को दूसरी सड़क समकोण पर काटती है तो वो कहलाएगी आयताकार या वर्गाकार, है ना, प्रतिरूप। और अगर किसी एक हाईवे से एक सड़क तिरछी छोटी ग्रामीण सड़क निकलती है तो वो वाई आकार प्रतिरूप होगी। इस प्रकार से ग्रामीण बस्ती टॉपिक हमारा पूरा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। अगले टॉपिक में हम नया टॉपिक लेके मिलेंगे जिसका नाम है नगरीय बस्तियां। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, नगरीय बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं तथा उनके प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इसके बाद में कौन सा नगर जो सबसे पहले महानगर बना और सबसे पहले मेगा नगर कौन सा बना, इनके बारे में जानेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे कि महानगर 10 लाख की जनसंख्या को जब पार कर देता है तो कोई भी नगर क्या बन जाता है, महानगर। जबकि 50 लाख की जनसंख्या को जब कोई नगर पार करता है तो उसे हम कहते हैं मेगा नगर। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो को लेकर के। जय श्री कृष्ण। कट गया भाई वो।